पूरा आश्वासन दिया गया है राजनाथ जी से कि जस्टिस मिलेगा हमें, और हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं तो देश की रक्षा उनके हाथ में भी है। तो हम एक नागरिक, आर्मी कर्नल से पहले हम देश के नागरिक हैं, और उस नागरिक के भरोसे हमें जो कोर्ट में हमें जस्टिस मिलने की पूरी उम्मीद है। दूसरा, कल हम भगवंत मान साहब को मिलने जा रहे हैं, और मैं उनकी कल बेटी की बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हुए आज सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दिखाता हूं। कर्नल साहब जो पटियाला में जिन आर्मी के सेवारत ऑन ड्यूटी कर्नल साहब को पुलिस वालों ने मारा था, वो कर्नल साहब की फैमिली आज रक्षा मंत्री जी से मिली है। रक्षा मंत्री जी से क्या क्या बातें हुई हैं वो आगे हम वीडियो में बता रहे हैं। यहां एक चीज कहता हूं कि ये मामला बहुत बड़ा हाईलाइट हो चुका है। एक तरफ हाई कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ इनकी फैमिली कल सीएम साहब से भी, पंजाब के सीएम से भी मुलाकात होगी। आज इनकी मुलाकात रक्षा मंत्री जी से होती है। सीबीआई की मांग, उधर एसआईटी, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इस केस में क्या हो सकता है, आपको इतना बता देता हूं कि ये सारे सिस्टम चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया से। न्याय से न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेना के पास क्या मैन पावर की कमी है, या सेना के पास अधिकार नहीं है, कानून नहीं है? सब कुछ है। सेना के पास अपना खुद का संविधान है, सेना के पास मैन पावर भी है, और सेना का जो आर्मी कमांडर रैंक है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है, वो स्टेट पुलिस के जितने भी डीजीपी बैठे हैं ना, उन सबसे ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक है, और उनसे भी ऊपर जनरल साहब, और उनसे भी ऊपर सीडीएस तक रैंक इनके पास है, जो किसी स्टेट पुलिस के पास नहीं है। जहां स्टेट पुलिस की पावर खत्म होती है, वहां से सेना की पावर स्टार्ट होती है। अगर इस न्यायिक प्रक्रिया से न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेना बम्बू चढ़ाने में भी माहिर है, और पहले चढ़ाती थी। समय समय पर डोज मिलता था, इसलिए समय समय पर चीजें बहुत दिनों तक फौजी साहब राम राम फौजी को छेड़ने के लिए सोचना पड़ता था लोगों को और इस पुलिस वालों को। लेकिन वो चीजें सेना ने छोड़ी। कारण क्या है वो आप सबको पता है। लेकिन चुप रहेंगे तो आज आए दिन कभी राजस्थान में, तो कभी उड़ीसा में, तो कभी मध्य प्रदेश में, कभी केरल में, तो कभी यूपी में, तो कभी गुजरात में जवान से लेकर अधिकारी तक पिट चुके हैं। अब चुप रहेंगे तो बचे हैं सिर्फ रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब, तो पिट ही चुके हैं। अब बचे हैं मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल साहब। या तो इनकी बारी के बाद ही जगोगे। इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जो वर्दी, जो आपका रुतबा है ना, आपने जो कमाया है बहुत बड़ा है। एक जनरल का पद ये राजनेताओं से 1000 गुना ज्यादा है, और इस पद से रिटायर हो जाओगे तो भी आपका बहुत बड़ा सम्मान रहेगा। और अगर पिटकर और सेना को पिटवा कर आप सीडीएस बनकर आ जाओ, या आप एमपी एमएलए बन जाओ, बहुत बड़े मंत्री बन जाओ, आपकी इज्जत पर लोग थूकेंगे। मैं कह रहा हूं, आपको आज जर्नल की जो पावर है, जर्नल की लोगों के दिलों में जो इज्जत है ना, अगर कोई जर्नल कहे तो हमारा देशवासी, हम लोग आज भी उसके आदेश से हंसी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल ये फौज को पिटवा कर, ये सीडीएस बनकर कोई एमपी एमएलए या प्रधानमंत्री भी बन जाए, और उस समय कोई कहे ना ये, तो इनका आदेश मानना तो बहुत दूर की बात है, इनके मुंह पे थूके अगर ये कार्रवाई नहीं करे तो। मेरा तो ये विचार है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है कमेंट्स करें। सही लगता है तो वीडियो शेयर करें, सोए हुए इन शेरों को जगाएं, नहीं तो अगला नंबर कब किस मोड़ पर किसका होगा, कौन वर्तमान सैनिक या पूर्व सैनिक कब कहां पिट जाएगा, ये भगवान ही भरोसे है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद। पूरा आश्वासन दिया गया है राजनाथ जी से कि जस्टिस मिलेगा हमें, और हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं तो देश की रक्षा उनके हाथ में भी है। तो हम एक नागरिक, आर्मी कर्नल से पहले हम देश के नागरिक हैं, और उस नागरिक के भरोसे हमें जो बहुत टाइम दिया, हमें 20-25 मिनट हमने उनके साथ लगाए, पूरी बात सुनी उन्होंने, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये बहुत ही
बुरी घटना हुई है कि ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हम एक्शन भी लेंगे और उन्होंने बोला है कि हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। एसआईटी तो चौथी बार एसआईटी चेंज हो गई है और एसआईटी तो उन्हीं के पंजाब आईपीएस और उन्हीं वही ऑफिसर्स के अंदर जो कलीग्स हैं वो करेंगे। हमें एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं है। जो एक गवाह एफआईआर के लिए गवाही एक एफआईआर का वो बन जाता है तो 8 दिन लग जाते हैं। एसएचओ के नाम लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। एक एसएसपी को 4 एसएचओ के नाम बोलने में डर लगता है, तो वहाँ हमें जस्टिस कहाँ मिले? कोर्ट में हमें जस्टिस मिलने की पूरी उम्मीद है। दूसरा, कल हम भगवंत मान साहब को मिलने जा रहे हैं और मैं उनकी कल बेटी की बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हुए उनको ये भी कहूँगी, कल उनकी देश की बेटी उनके पास आएगी इंसाफ के लिए, तो हमें खाली हाथ ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा आपने ये छोटे छोटे वीडियो देखे, इससे आपको ये पता तो चली गया होगा कि आज कर्नल साहब का परिवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिला है। राजनाथ जी से लगभग 25 से 30 मिनट इनकी बातें हुई हैं। राजनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि भाई ये जो घटना हुई है बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की घटना न हो उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या क्या बातें हुई मैं आपको आगे बताता हूं। और जैसा कि आपने मैडम का ये स्पीच भी सुन लिया होगा कि ये कल पंजाब के सीएम भगवंत मान से भी मिलेंगे। उन्होंने पहले ही 31 तारीख का समय दिया हुआ था। हालांकि वो जो सीएम साहब को समय जल्दी देना चाहिए था, लेकिन अब उनकी क्या सोच है मुझे पता नहीं है। और तीसरा, ये मामला आप सभी को पता है हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जहां लगातार सीबीआई जांच के लिए कहा जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट को पहले 2 दिन का समय दिया गया था कि 2 दिन में जवाब दो। फिर आपने देख ही लिया कि वहां जो पंजाब गवर्नमेंट ने जवाब दिए, पंजाब पुलिस ने जो जवाब दिए, और जज साहब संदीप मोदगिल जी ने इनको फिर जूते मारे हैं। जो इन्होंने कहा कि भाई साहब उस समय किसान प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, पुलिस हाई अलर्ट पर थी, इसलिए एफआईआर में देरी होगी। तो जज साहब ने कहा था कि भैया क्या उस समय कोई पंजाब में एफआईआर नहीं हुई? पंजाब छोड़ो, क्या पटियाला में नहीं हुई? उसका रिकॉर्ड ले आओ। यानी जितना झूठ बोलोगे उतना खुद फंसोगे। ठीक है, इसलिए उस अधिकारी का नाम दे दो जिसने डिले करवाई। वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो उसको कोर्ट देखेगा। और जो तुम्हारे एसआईटी में है वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अधिकारी हैं। अब तक तुम इन्हें बचा रहे हो, इसका मतलब आगे भी तुम इनका सपोर्ट करोगे। इसलिए ये जांच सीबीआई की तरफ जाएगी। हालांकि 7 दिन कोर्ट ने इनको दे दिया, उसकी कारण मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जजिस दिल्ली गए हुए हैं। जो पैसे वाला कांड हो रखा है एक जज साहब के घर में जो मिले हैं, उसकी जांच चल रही है। क्योंकि ये हाईलाइट केस है और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि साहब 3 करोड़ लोगों की सेवा हमारी पुलिस करती है, विश्वास उठ जाएगा लोगों का। हालांकि जज साहब ने इस पर भी कह दिया है कि भैया वो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास है सेना पर और पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है सेना, तो उसका मनोबल नहीं टूटेगा, उनका विश्वास नहीं टूटेगा। लेकिन ये हाईलाइटेड केस होने की वजह से चीफ जस्टिस से इन मामलों में सलाह मशवरा होता है, इसी वजह से इनको 7 दिन और मिल गए। अब आप मानो कि ये केस आज कितने लेवल पर पहुंच चुका है। एक तरफ सीएम से मुलाकात, एक तरफ हाई कोर्ट में, और दूसरा आज देश के रक्षा मंत्री जी से मुलाकात। हालांकि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी ये केस संसद में भी उठ चुका है नवीन जिंदल जी के द्वारा, जिन्होंने भी ये कहानी पूरी की पूरी बताई कि भैया ये पंजाब गवर्नमेंट फेलियर है, वहाँ का प्रशासन फेलियर है। अगर सेना के इतने बड़े अधिकारी ऑन सर्विस कर्नल को ये मार सकते हैं तो इनका आम आदमी के प्रति क्या व्यवहार होगा। इन लोगों को जेल में डालो और बर्खास्त करो। हर जगह से यही मांग आ रही है और वो 12 पुलिस वालों पर गाज गिरेगी ही गिरेगी। और यही चीजें आज रक्षा मंत्री जी ने कहा है। रक्षा मंत्री जी के सामने इन्होंने पूरी जो कहानी है, हालांकि ये केस हाईलाइटेड है, आप सभी को पता है कि
इसका एक एक पॉइंट हर आदमी को पता है आज के दिन। लेकिन फिर भी रक्षा मंत्री जी ने इनसे पूछा है और इन्होंने पूरी कहानी मोटी मोटी बताई है कि सर मतलब अब तक का जो हाल है वो अपने बंदों को बचा रहे हैं। एसआईटी का भी जिक्र आया जिसमें आपने सुन ही लिया कि एसआईटी भी इनकी 4 बार बदली हो चुकी है। पहले इन्होंने एक आईएएस को डिटेल किया था शुरू में, फिर दोबारा अपने परमार साहब को इन्होंने डिटेल किया जिनको विजिलेंस का हेड बनाकर फिर उसको हटा दिया, और अभी एक के कोई राय साहब हैं, हालांकि उनसे सीनियर आईपीएस हैं, उनको डिटेल किया है। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कल उनको भी हटा दें। यानी ये सारा प्रोसेस डिले किया जा रहा है। इनको लगता है कि भाई मामला ठंडा हो जाएगा, क्यों इनको पहले भी यही था कि पहले सिपाही पिटते रहे, फिर जेसीओ साहब पिटते रहे, मेजर कैप्टन तक पिट लिए, लेफ्टिनेंट कर्नल तक पिट लिए, और इनको ये लगता है कि धीरे धीरे ये जवान चिल्ला के बैठ जाएंगे, सेना चुप हो जाएगी, फिर अपने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दें। ये रवैया अपनाया जाता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, और ये कहीं की भी पुलिस हो यही रवैया चलता है। यही सलाह नेताओं को देते हैं, और नेता इनकी सलाह क्यों मानते हैं इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि ये कमाऊ पूत है नेताओं के। नेताओं की तिजोरी यही लोग भरते हैं, और अपनी तिजोरियां भी भरते हैं। जनता को लूट कर 2 नंबर के जो धंधे हैं वहां से कहां से क्या आता है आप सबको पता है। तो आज इन चीजों को छोड़कर रक्षा मंत्री जी को इन्होंने पूरी कहानी बताई कि भाई जो 13-14 की रात को कर्नल साहब बाद साहब अपना होली के टाइम घर पर जा रहे थे। रास्ते में बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं, कोई कह रहे हैं कि जी ढाबे पे खानी खा रहे थे, ये फलाना ढिगड़ा, घर खाना नहीं मिलता। ये कोई सवाल है क्या यार? एक आम आदमी उनको पता है कि भाई वो वहां से निकले, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए और 12 बज गए। तो इनके बच्चे ने कहा वो चीजें तो कि भाई वहां खाना बना हुआ है, लेकिन खाना या तो ठंडा हो गया होगा, या उनको किस लिए जगाना, अपने यहाँ मैगी खा लेते। तो वो सिर्फ मैगी खाने के लिए रुके थे उस होटल पर, और उसी को लेकर इन्होंने गाड़ी लगा रखी थी और ये बोनट पर रखकर मैगी खा रहे थे। और वहां से ये पुलिस वाले 12 गुंडे 2 गाड़ियों में आते हैं। तो बोला कि ये जगह हमारी है गाड़ी लगाने की। यहाँ कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि भैया कर्नल साहब तो छुट्टी आ रहे थे, खाने के लिए रुके, तुम्हारे ये गुंडे बदमाश इनकी कोई ड्यूटी है जो वहां गए थे, किस लिए गए थे? और वहां ये कहते हैं कि ये हमारी जगह है, गाड़ी साइड कर लो। यहां से चीजें शुरू होती है। और कर्नल साहब ने कहा कि भैया हम ये मैगी खा रहे हैं, हटा लेंगे, और ये ठीक से बात करो, आई एम इंडियन आर्मी सर्विंग कर्नल। और इस बात पर वो नशे में चूर अपना एनकाउंटर करे हुए गुस्से में आ गए, और उन्होंने कि तेरी कर्नलगिरी निकालेंगे, और जाकर कर्नल साहब को बॉक्सिंग मार दिया सीधा ही। उसके बाद में बच्चा बीच में बचाव करने आया, उनको रोकने आया तो बच्चे को मारा। और फिर आपने वो सारा सीसीटीवी सबने देखा होगा कि मारने का इतना घटिया स्तर गिरा दिया, लात घूंसे डंडे, फिर नीचे गिराकर मार रहे हैं। कर्नल साहब गाड़ी में बेहोश हो गए तो भी मुक्के मार रहे हैं। मतलब ये एक बोलते ना दरिंदा टाइप। और ये इस बिहेव से इनका ये तो क्लियर हो गया कि ये लोगों का सिविल के प्रति क्या व्यवहार रहता होगा, और सिविल में लोगों को ये किस तरह मारते कूटते होंगे। लेकिन सिविलियन है बेचारे, मारकूर खाकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। इनके एसपी एसएसपी ऊपर तक जाओ तो वो इन्हीं का पक्ष लेकर और डांट फटकार मार के भगा देते हैं। आम आदमी कहाँ जाए? तो ये लड़ाई आज हर एक हिंदुस्तानी की है। पुलिस का सिस्टम एक कैंसर बन चुका है हमारे देश के लिए, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था कि दबा कर रखो जनता को। ठीक है, आज पुलिस रूल रिफॉर्म होने चाहिए। वहां इनके साथ मारपीट हुई, मारपीट के बाद में कर्नल साहब, वो दोनों पार्टी चली जाती है, कर्नल साहब जाकर राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। फैमिली को बताते हैं, फैमिली आती है, और ये एसएसपी को रात को कॉल करते हैं कि साहब ये कहानी हुई है। लेकिन उसके बावजूद आपने सारी चीजें सुनी, 8 दिन ये घूमते रहे, इनकी एफआईआर नहीं लिखी। यहां तक कि जो मेडिकल होना था, एलएमआर वो जो होनी थी, साहब के हाथ पर प्लास्टर हो गया तो उसको दोबारा काटा गया कि साहब ठीक से दोबारा इसकी एमएलआर के लिए काट कर हम दोबारा करेंगे, गलत हो गया। मतलब ये कहीं ना कहीं उनको डिले करना था और कर्नल साहब को परेशान करना था। जिस ढाबे वाले ने सब कुछ बताई घटना, जहां से ये मैडम डीवीआर लेकर आई, वो सीसीटीवी फुटेज लेके आई,
उसी को गवाह खड़ा कर दिया, क्योंकि पुलिस ने दबा के तेरा ढाबा बंद करेंगे, केस डेल देंगे। उस बेचारे ने झूठ मूठ बोल दिया जी कर्नल साहब दारू पी रहे थे फलाना, जबकि राजेंद्र हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट में दारू का जिक्र नहीं है कि भाई दारू नहीं पी हुई थी। 8 दिन डिले हुआ, अब ये कहते हैं कि हम जांच कर देंगे। जो कर्नल साहब की रिपोर्ट को डिले कर सकते हैं, आम आदमी जाएगा इस सिस्टम को देखकर? सेना का हस्तक्षेप हो गया, उसके बाद में जेओसी साहब को भी झूठ मूठ कह दिया साहब एफआईआर होगी। एफआईआर ढाबे की वाले की लिखी गई, सस्पेंड बंदे दिखाए गए कि 12 सस्पेंड कर दिए। इनको क्या पता कौन कागज देखने थोड़ी आएगा, ये 12 सस्पेंड हो गए, नाम बताए नहीं। फिर मैडम ने बताया जी ना नाम बता रहे ना मेरी एफआईआर लिखी गई, एफआईआर तो ढाबे वाले की लिखी गई है, क्योंकि इनको पता था कि भाई एफआईआर होगी, मामला कोर्ट तक जाएगा, बाद में ढाबे वाले से वापिस मामला ले लेंगे और कोर्ट को कहेंगे जी दोनों पार्टी राजी होगी। लेकिन इनको पता नहीं था कि सामने कर्नल साहब और उनकी फैमिली है जो मजबूती से लड़ेगी और हर जगह तक जाएगी। फिर वहां से दोबारा प्रेशर पड़ा, वो हुआ, कोर्ट की तरफ मामला हुआ, धरने दिए गए, तब जाकर 21 तारीख इन्होंने एफआईआर लिखी। फिर उन लोगों को वास्तव में सस्पेंड किया और फिर उनको बाहर भेजा गया जिले से, जबकि मामला होना चाहिए था कि वो जेल में जाए, वहां उनका रिमांड हो। उसी समय अगर ये नहीं चाहते ना कि सीबीआई नहीं जाए फलाना जाए, तो अच्छे से काम करना था। फिर एसआईटी, उस समय आईएएस साहब को डिटेल किया गया, फिर उसको नहीं जी इसमें छोड़ो हम एसआईटी कर देते हैं, पर परमार साहब को वहां उनको उधर भेजकर, मतलब ये घुमाते रहे। फिर जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में आपको पता ही है, कोर्ट ने पहले दिन इनको जूते मारे, एफआईआर डिले क्यों की, एमएलआर में टाइम क्यों लगाया, क्यों इनको चक्कर कटाए। 2 दिन का टाइम में बाद में जो जवाब आपको पता ही चल गया क्या कहा। तो ये सारी कहानी जब राजनाथ जी को बताया तो उनको ये बात तो समझ में आ गई कि भाई हाँ वो लोग न्याय नहीं कर सकते, कोर्ट का भी समझ में आ गई, इनको भी आ गई। अब सीबीआई को डायरेक्शन केंद्र सरकार भी दे सकता है, लेकिन आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार डायरेक्शन देता है तो उसमें राज्य हल्ला करेगा कि जी हमारी अनुमति चाहिए फलाना, और ये मामला टूल में पकड़ेगा और डिले हो सकता है। इसलिए आज उनको पता है कि कभी भी भेजकर उनको सीबीआई के द्वारा उठवाया जा सकता है, लेकिन मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार है, वो सीबीआई को डायरेक्शन देंगे तो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, सीबीआई एक्शन लेगी और अपने हैंड ओवर लेकर केस करेगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार भी देता है तो राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी, कोर्ट भागेगी कि जी हमारी अनुमति नहीं ली, हम ये कर रहे फलाना, तो फिर मामला वहां जाएगा। इसलिए आज राजनाथ जी ने उनको कहा है कि भैया उचित कार्रवाई होगी, आप मुख्यमंत्री जी से मिल लो, कोर्ट का 3 तारीख का देख लो, नहीं होता है तो फिर हम इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में इस तरह के केस ना हो उस पर भी चर्चा हो रही है। यानी आज रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह जी तक सब चीजों तक ये बातें पहुंच गई हैं। अब हमारे भाइयों को जरूरत है कि इस मामले को ठंडा न पड़ने दें, ताकि ये जगह जगह जो हो रहे हैं ना जवानों के साथ, जैसियों के साथ, किसी भी आर्मी पर्सन के साथ या एक्स आर्मी पर्सन के साथ, ये चीजें ना हो। इसके लिए कोई ठोस कानून बने संसद में, और ऐसे जो भी पुलिस वाला करता है उस समय तुरंत बगैर किसी ऐसे नियम हो कि भैया उन पुलिस वालों का अगर ऐसे कोई सीसीटीवी ऐसे साफ चीजें आ जाती है तो उनको उठाकर कोई तीसरी एजेंसी, चाहे एनआईए, चाहे सीबीआई या कोई और, उनकी जांच करे, ताकि पुलिस को भी डर रहे कि हम गलत करें तो हमारे ऊपर भी कोई है। आज पुलिस को डर नहीं है, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो अधिकारी है वो उनका सपोर्ट लेते हैं, नेता इनका सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि कमाऊ पूछ से कमाई खानी है, तिजोरी भरनी है। इसलिए आज अगर जनता थोड़ा सा इसमें करेगी, क्योंकि नेता, आप सबको पता है, अगर नेता निकालेंगे तो वो एक रास्ता बनाते हैं तो दूसरा पहले ही निकाल देते हैं। तो या तो कोर्ट या फिर पब्लिक अगर जमकर थोड़ा सा हाउल्लड़ करे, जमकर कोई प्रोटेस्ट करे, तो इसमें ठोस कानून बन सकते हैं। जब एक एसटी एससी का या महिला आयोग बने हुए हैं और ऐसे चीजें बनी हुई हैं जिनके लिए ठोस कानून बने हुए हैं, तो फिर एक सैनिक जो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए न्योछावर करता है, तो उसके और उसके परिवार की जिम्मेवारी क्या देश की नहीं है? जब वो वहां सीने पर गोली खाने के लिए बैठा है, वहां पता है उसको कि सामने दुश्मन है, कारगिल में चढ़ रहा था तो उनको पता था कि बहुत सारी कैजुअलिटी होंगी, फिर भी चढ़े ना वो लोग। तो वो मनोबल के साथ
और अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ें। तब लड़ेंगे जब पीछे उनको इस तरह की घटनाएं रोकी जाएं। सहमत हो तो वीडियो को शेयर करो और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इस समय जितनी भी हमारी कमेटियां हैं उनको भी चिट्ठी लिखना चाहिए, उनको भी मुलाकात करनी चाहिए। और नहीं तो फिर सारा, जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि सब कमेटियां एक एक लेटर हम कमेटियों से मांगकर और इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो कि इस तरह कोई भी करता है सरेआम उसका, क्योंकि चीजें जब छुपाई जाती है, जब उसका कोई एविडेंस नहीं हो तब जांच होती है। आज खुलेआम एविडेंस है, सीसीटीवी है, ऐसे में सीधा था कि भैया एविडेंस है, साफ दिख रहा है, पहले तो इनको जेल में ठोको, इनका रिमांड लो। सेना की एक अगर एसआईटी भी होती है तो सेना के 2 अधिकारी उसमें डिटेल हो, या फिर सेना अपने स्तर पर लाकर कैंट में इन लोगों की जांच चलाए। ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर ये कानून से नहीं होता तो फिर सेना को अपनी इज्जत के लिए, भैया वही बात है कि तुम्हारे अंदर कौन सी चीजों की कमी है, तुम्हारे अंदर पास क्या मैन पावर नहीं है, या तुम्हारे पास संविधान की पावर नहीं है, क्या चीज नहीं है आपके पास? रैंक स्ट्रक्चर आपका इनसे ऊपर है। आपके आर्मी कमांडर जो ये 7 कमांड में जो बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से ऊपर नहीं है इनके किसी भी स्टेट का डीजीपी का जो लास्ट रैंक है, और उससे भी ऊपर आपके पास जनरल साहब बैठा है। बम्बू चढ़ा सकता है, इनको उठाकर लाकर जांच कर सकता है, जो पहले वाले करते थे। और डोज मिलती थी तो फिर कई सालों तक काम नहीं होते थे, लेकिन अब वो डोज खत्म होने के बाद तो आए दिन कभी राजस्थान तो कभी उड़ीसा, कभी केरला, कभी एमपी तो कभी यूपी और कभी गुजरात, ये इसमें पंजाब में नीचे से लेकर कर्नल रैंक जो रीढ़ की हड्डी है वहां तक पिट चुके हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब तक पिट चुके हैं। अब किसका इंतजार कर रहे हो? या जब ही जगोगे जब लास्ट में जनरल तक की बारी आ जाए, लेकिन उस समय तक देर हो जाएगी। वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल उनकी फैमिली सीएम से भी मिलेगी, तो जो भी अपडेट होगी बता देंगे। इनके साथ जो जो चीजें हुई है, कुछ चीजें ऐसी है सिक्योरिटी पर्पज से जो हम अभी बता नहीं रहे हैं। जैसे ही चीजें कंफर्म हो जाएंगी, राजनाथ जी ने कुछ ठोस पॉइंट दिए हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। कुछ डायरेक्शन ऐसे होते हैं जो मीडिया पर नहीं बताए जाते, वो आपको समय समय पर अवगत करा देंगे। चीजें सामने जल्दी ही आ जाएंगी। सेना क्या एक्शन ले सकती है, राजनाथ जी क्या कर सकते हैं, और ये अगर खुद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद।